गुप्त वंश में हम लोगों ने गुप्त वंश की स्थापना देख ली है। प्रकाश चंद्रा जी, गुड इवनिंग। गुप्त वंश की जो स्थापना देख ली गई है, चंद्रगुप्त प्रथम को देख लिया गया है। समुद्रगुप्त की बात हम लोग कर रहे थे और समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियों की बात हो गई थी कि समुद्रगुप्त का जो विवरण मिलता है, जो उनके विजय अभियान का विवरण मिलता है, वह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति के विभिन्न पंक्तियों में 33 पंक्तियां हैं इसमें समुद्रगुप्त से संबंधित। तो यह समुद्रगुप्त वाला जो लेख है इसमें 33 पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में, विभिन्न पंक्तियों में इनके अभियानों का उल्लेख मिलता है, जो विजय अभियान है इनके। तो पहली जो पंक्ति है 13वीं 14वीं पंक्ति में इनके आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख हुआ है कि आर्यावर्त का प्रथम युद्ध में इन्होंने 3 शक्तियों को, 3 राजाओं को पराजित किया। 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है आपका नागसेन, अच्युत और कोतकुलज। नागसेन की जो पहचान की गई है वह पद्मावती या ग्वालियर के नागवंशी शासक के रूप में की गई है। अच्युत की जो पहचान की गई है वह अहिछत्र या बरेली के शासक अच्यु, क्योंकि वहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर अच्यु नाम अंकित है, तो उससे उनकी पहचान की जाती है। कोतकुलज की पहचान, कोत नामधारी कुछ सिक्के दिल्ली के आसपास मिले हैं, तो ये माना जाता है कि ये कोतवंशी शासक हैं जिनको समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के दौरान पराजित किया था। तो इसकी बात हम लोग कर चुके थे। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान, तो इस अभियान में, विजय अभियान में पहला जो अभियान है जिसका उल्लेख 13वीं 14वीं पंक्ति में है, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसे आर्यावर्त का युद्ध बोला गया है, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध बोला गया है, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने 3 शक्तियों को पराजित किया था, नागसेन, अच्युत और कोतकुलज। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के पश्चात यहाँ इन राजाओं को पराजित किया है। प्रथम युद्ध के पश्चात वह दक्षिणापथ की विजय पर जाता है। 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के युद्ध का विवरण है। दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिणापथ की बात, दक्षिणापथ क्या है, कौन सा क्षेत्र दक्षिणापथ बोला जाता है? तो प्राचीन साहित्य में 2 तरह की शब्दावलियां दक्षिण के लिए प्रयुक्त होती हैं, एक दक्षिणापथ है, एक सुदूर दक्षिण। तो दक्षिणापथ वाला जो क्षेत्र है वह विंध्य से लेके और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दक्षिणापथ बोला जाता है और कृष्णा के दक्षिण वाला क्षेत्र सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है। तो समुद्रगुप्त ने इस दक्षिणापथ युद्ध के लिए किधर से वह गया, तो माना जाता है कि यह पूर्वी छोर से गया था, उड़ीसा आंध्र होते हुए इस छोर से गया और आया भी इसी छोर से, यानी यह पश्चिमी छोर से, पश्चिमी तट से नहीं आया। अगर ऐसा है तो यह नहीं माना जाता है कि यह इधर से पूरब से गया और पश्चिम से आया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो यहाँ जो है कौन है, यहाँ आपके वाकाटक हैं और वाकाटक एक शक्तिशाली स्थिति में है, तो वाकाटकों से इसका संघर्ष अवश्य हुआ होता। हम देखते हैं कि वाकाटक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी एक शक्तिशाली स्थिति में है, तो इसलिए यह स्पष्ट है कि वह पश्चिम होकर नहीं आया था, यहीं से गया था, फिर इसी रास्ते वह वापस चला गया। इस दौरान उसने इस प्रशस्ति में 12 राज्यों और राजाओं का नाम मिलता है, राज्यों व राजाओं का नाम इसमें मिलता है। कौशल, आपका महाकंतार, फिर कोल्लार, पिष्टपुर, कोट्टूर,
एरंडपल्ली, कांची, फल्लक, यहाँ आपके एक राजा आपके बेंगी, बेंगी के बाद फल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर, कुस्थलपुर। यहाँ के कौशल, कौशल यह जो एक कौशल तो आपका अवध वाला क्षेत्र है, और प्राचीन साहित्य में एक और कौशल की बात की जाती है और ये पूर्वी कौशल है। यह कौशल आज के वर्तमान के छत्तीसगढ़ के जो रायसेन बिलासपुर जिला है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। तो कौशल यह कहाँ फैला हुआ था? आपका आज के छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था और कुछ क्षेत्र उड़ीसा का शामिल था। तो यह भी महाकंतार को भी उड़ीसा में ही माना जाता है, कोलार को आंध्र प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है, पिष्टपुर भी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और आपके ये जो क्षेत्र है, गुड इवनिंग, ये पिष्टपुर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कांची ये पूरे क्षेत्र, ये इनकी पहचान नहीं हो सकी है। कोटूर की पहचान उड़ीसा के संदर्भ में हुई है। एरलपल्ली आंध्र प्रदेश, कांची आपका, कांची को आप जानते ही हैं, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। बेंगी का क्षेत्र, इसको भी आप आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक वाले क्षेत्र में यह है, ये देवराष्ट्र और कुस्थलपुर की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन ये भी इसी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु वाले क्षेत्र में रहा होगा। तो कौशल के जो शासक हैं आपके, यहाँ शासकों का भी उल्लेख हुआ है। तो कौशल के शासक आपके जो हैं महेंद्र, महाकंतार के व्याघ्रराज, कोलार के मंटराज, कोलार के मंटराज शासक कोलार में शासन कर रहा था, और पिष्टपुर के जो शासक हैं ये आपके महेंद्रगिरी शासक हैं। कोटूर का शासक जो है ये स्वामीदत्त है, स्वामीदत्त। एरनपल्ली का शासक दमन है। कांची का शासक विष्णुगोप है, और कांची के बाद आपका एक और एरनपल्ली, कांची के बाद आपका एक यहाँ पर अवमुक्त भी लिख लीजिएगा। अवमुक्त के जो शासक हैं विष्णुगोप के बाद अवमुक्त के शासक आपके नीलराज का उल्लेख हुआ है, और बेंगी के शासक आपके जो हैं वो बेंगी के शासक विशेषकर हरि वर्मा एक शासक है। पल्लक के शासक जो हैं, ये पल्लक के शासक जो माने जाते हैं उग्रसेन। देवराष्ट्र के शासक कुबेर, कुस्थलपुर के शासक धनंजय। तो इन शासकों का उल्लेख यहाँ पर इस लेख में हुआ है। जो शासक पूछे जाते हैं, इन शासकों का ध्यान रखिएगा। ये जो शासक पूछे जाते हैं बार बार, इसमें आपका यह कांची वाला पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के समय कांची का कौन शासक था? बेंगी के शासक अवंती वर्मा है, अवंती वर्मा। ऊपर आपके ये कौशल के शासक महेंद्र। ये 3-4 शासक, पिष्टपुर के शासक महेंद्रगिरी। ये 3-4 शासक लगातार पूछे जाते हैं कि कौन से शासक हैं। तो इन शासकों का ध्यान रखिए, और साथ में अन्य जो चीज़ ध्यान रखनी है
वो ये रखनी है कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्रों की बात अगर देखी जाए तो क्षेत्र जो इनके हैं, ये वाला क्षेत्र कौशल, महाकांतार, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश, कोटूर को उड़ीसा माना जाता है, ये आपके ये सभी तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं। ये फिर देवराष्ट्र को, ये भी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है। तो जो पहचान इतिहासकारों द्वारा की गई है वो इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। अब हमें आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये 12 राजा और 12, पहले तो दक्षिणापथ के युद्ध में कितने राजाओं को पराजित करता है? तो 12 राज्यों और राजाओं का नाम साथ साथ यहाँ दिया गया है। यहाँ वहाँ तो आपने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में क्या देखा कि सिर्फ राजाओं के नाम दिए गए थे, राज्य का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ राज्य का नाम दिया गया है, राजाओं का भी नाम दिया गया है। साथ में डुब्रिल कहते हैं कि संभवतः ये भौगोलिक दृष्टिकोण से ये क्रम से नाम नहीं दिए गए हैं। जो प्रशस्ति में जो क्रम है वो ये है। आपसे अगर क्रम की बात कभी पूछी जाए तो आप क्रम का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्रम भौगोलिक दृष्टि से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का ये क्रम नहीं है। इसलिए नहीं है, इस संदर्भ में डुब्रिल कहते हैं कि संभवतः इन लोगों ने एक संघ बनाया था और उस संघ का नेतृत्व संभवतः विष्णुगोप और महेंद्रगिरी कर रहे थे, इसलिए यह क्रम से भौगोलिक क्रम से नहीं दिया गया है। तो ये डुब्रिल का मत है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि यह संघ बना था कि नहीं बना था। अगर संघ बना होता तो संभवतः संघ का भी उल्लेख हुआ होता, क्योंकि यहाँ अलग अलग राजाओं और राज्यों के नाम देने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि राजाओं और राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसलिए हम लोग संघ की बात नहीं कहेंगे। वो डुब्रिल के संदर्भ में अगर बात की जाती है, विशेषकर यह बात कब की जाएगी? यह बात यूजीसी नेट में ही की जाएगी, टीजीटी पीजीटी में यह बात नहीं की जाएगी। तो यूजीसी नेट वाले जो लोग हैं वो ध्यान रखेंगे कि यह बात, क्योंकि वहाँ जो बात की जाती है, इतिहासकारों की बात की जाती है, थिंकरों की बात की जाती है, तो वहाँ साफ साफ पूछा जाता है। तो वहाँ के लिए आप ध्यान रखें कि डुब्रिल कहते हैं कि ये भौगोलिक क्रम से नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक संघ बनाए थे ये लोग और संघ को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ जिस नीति का अनुसरण किया, कल बात हुई थी, यह कौन सी नीति है? दक्षिणापथ में किस नीति को अपनाता है? यहाँ ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपनाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब है पहले तो ग्रहण किया और फिर उनका उद्धार कर दिया, यानी पहले उन पर अधिकार किया और फिर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करके उनका राज्य उन्हें लौटा दिया पुनः शासन करने के लिए। तो यही ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है। अब यहाँ आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों थी? आक्रमण करने की कुछ 2-3 आवश्यकताएं हो सकती हैं। पहली तो एक तो साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा प्रत्येक शासक की होती है कि वह अपना अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करे। तो इस साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा को लेकर अर्थप्रकाश रॉबिन जी नमस्ते। तो वह साम्राज्य विस्तार को लेकर यह कार्य को यहाँ दक्षिणापथ में भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसलिए किया होगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि चूँकि दक्षिणापथ यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर अनेक बंदरगाह थे और गुप्तों का जो व्यापार था वो श्रीलंका से, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, चीन से जाने के लिए सिर्फ बंगाल पर ही अधिकार था। तो बंगाल का एक जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ समुद्री डाकू भी रहे होंगे, तो वो व्यापारिक बाधाएं उपस्थित करते होंगे। तो इसलिए इसने समुद्रगुप्त ने एक आर्थिक उद्देश्य भी रहा होगा इन राज्यों पर आक्रमण करने का कि ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे, फिर व्यापार में बाधाएं नहीं उपस्थित करेंगे। तो इसका राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ एक आर्थिक उद्देश्य भी रहा था। तीसरा जो युद्ध है उसका, तीसरा युद्ध की बात उसकी 21वीं पंक्ति में
प्रयाग प्रशस्त की 21वीं पंक्ति में की जाती है। इस पंक्ति में कहा गया है कि जब वो दक्षिणापथ से उत्तर भारत आया संभवतः, तो क्या हुआ कि उत्तर भारत के जो राजा थे वो स्वतंत्र हो गए होंगे। तो गुड इवनिंग राकेश दुबे जी, अर्थ प्रकाश, कहाँ गायब हो जाते हो? घर चले गए हो क्या? तो यहाँ जो है दक्षिणापथ से जब वो उत्तर अपनी राजधानी आया तो यहाँ देखा कि आर्यावर्त के कुछ शासक स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे। तो इन स्वतंत्र व्यवहार जो शासक कर रहे थे इनको पुनः वो पराजित किया, यानी आर्यावर्त का दूसरा युद्ध, आर्यावर्त का दूसरा युद्ध वो शुरू करता है। और आर्यावर्त के दूसरे युद्ध में वह 9 राजाओं को यहाँ पराजित करता है। तो आर्यावर्त के दूसरे युद्ध में रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, नंदी, बलवर्मा, बलब्रमा, यानी उत्तर आर्यावर्त का जो दूसरा युद्ध है उसमें कौन कौन शासक हैं? रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, नंदी, बलवर्मा, 9 शासक हैं। तो 9 शासकों को वो पराजित करता है। यहाँ शासकों के नाम दिए गए हैं, यहाँ शासकों के नाम दिए गए हैं, और वहाँ राजा और राज्य और राजा दोनों के नाम दिए गए हैं। लेकिन आर्यावर्त के युद्ध के संदर्भ में शासकों की बात बताई जा रही है, इनका राज्य क्षेत्र नहीं बताया जा रहा है। राज्य क्षेत्र के विषय में जो इतिहासकारों ने जो पहचान की है, कुछ लोगों की पहचान हो सकी है, कुछ लोगों की पहचान नहीं हुई है। इसमें इनको बंगाल का शासक बताया जाता है, क्योंकि सुसैनियन से इनका एक लेख मिल चुका है। तो ये पश्चिम बंगाल के शासक हैं। नागसेन और गणपति नाग के विषय में आप जानते हैं पहले से ही। ये जो नागसेन हैं ये पद्मावती के नागवंशी शासक हैं। गणपति नाग जो हैं पद्मावती यानी ग्वालियर के, ये मथुरा के नागवंशी शासक हैं। अच्युत को भी आप पहले से ही जानते हैं, ये आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में भी दिखे थे, यानी ये बरेली के शासक हैं। वैसे ही ये बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक हैं। ठीक। रुद्रदेव आपके कौशल क्षेत्र के शासक हैं। इनकी पहचान नहीं हो सकी है, न ही नागदत्त की स्पष्ट पहचान हुई है। तो शासकों के नाम ध्यान रखें। ये साफ साफ पूछा जाता है कि आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया। तो आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को पराजित किया। और इतिहास विषय वाले विशेषकर यह ध्यान रखें, 9 शासकों का नाम ध्यान रखिएगा। 9 शासक का नाम याद रखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम के समय जब आपके नोट्स होंगे तो एग्ज़ाम के समय जब आप इस समय अगर 9 शासक को ढंग से देख लेंगे तो एग्ज़ाम के समय वो रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएंगे। याद करने का तरीका क्या है कि आप 9 शासकों को लिखें, पहले 2-4 बार लिखें, लिख के याद करें तो वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा, 15-20 दिन तक टिका रहेगा। उसके बाद आप फिर जब रिवाइज करेंगे तो वो 1 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इन शासकों के बाद अभी यहाँ वो किस तरह की नीति अपनाता है? यहाँ जो नीति अपनाता है उसे प्रशस्ति में क्या कहा गया है? प्रसभ्योद्धरण, यानी इन सबका वो उन्मूलन कर देता है, इनका जड़ से विनाश करता है। अब इन्हें पराजित करके सिर्फ छोड़ता नहीं है, यहाँ इनका उन्मूलन कर दिया जाता है, प्रसभ्योद्धरण की नीति अपनाता है। दक्षिणापथ में कौन सी नीति अपनाया है? दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया है, और यहाँ पर वो प्रसभ्योद्धरण की नीति अपनाता है। इसी 21वीं पंक्ति में ही आटविक शासकों का भी उल्लेख हुआ है। आटविक यानी वो शासक जो कहाँ रहते थे, जो जंगल क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य रहे होंगे या जनजातियाँ रही होंगी, उनका उल्लेख करता है। तो यहाँ ये कहता है कि
परिचारकीकृत सर्व आट्विक राजस्य, परिचारकीकृत सर्व आट्विक राजस्य, परिचारकीकृत सर्वाटिक राजस्व राजस्य परिचारकीकृत सर्वाटिक यानी सर्व आट्विक सर्वाविक परिचारकीकृत, इसका संधि विच्छेद लिखने के परिचारकीकृत सर्व आट्विक राजस्य, इस आ को यहाँ जोड़ देंगे तो सर्वाट्विक राजस्य हो जाएगा। तो परिचारकीकृत सर्वाट्विक राजस्व यानी परिचारकी यानी सेवक बना लेता है उन्हें, तो यहाँ यह आट्विक राज्यों को सेवक बना लेता है। इसका भी उल्लेख 21वीं पंक्ति में ही हुआ है। अब वह 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत राज्यों की बात करता है, प्रत्यंत राज्यों की बात करता है। 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत राज्य, प्रत्यंत यानी सीमावर्ती, प्रत्यंत राज्य यानी सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। ये सीमावर्ती राज्य कहाँ कहाँ की सीमा पे हैं? उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा, इन सीमाओं पर ये राज्य हैं। इन सीमाओं पर जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, इसमें आपके पूर्वी सीमा के उत्तर पूर्वी सीमा पर जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, इन उत्तर पूर्वी सीमा पर जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है वो आपके राज्य हैं समतट, डवाक, समतट, डवाक, कामरूप, कर्तिरपुर, आपके नेपाल। 5 राज्यों का उल्लेख हुआ है। ये जो समतट है यह बंगाल में है, ये डवाक और जो कामरूप हैं ये दोनों असम में हैं, ये असम का केंद्रीय भाग है। यह जो करतरपुर है इसकी पहचान जो की जाती है कुमायूं और गढ़वाल मंडल, जो पहाड़ी राज्य है कुमायूं और गढ़वाल से इसकी पहचान की जाती है, गढ़वाल मंडल से। यह नेपाल जो है आपका, यहाँ लिच्छवियों का शासन है। बात हुई थी कि लिच्छवियों की 2 शाखाएं हो गई थी, एक शाखा आपकी पहले से ही कहाँ थी? वैशाली में थी, और दूसरी शाखा आपकी नेपाल में थी। तो यहाँ लिच्छवियों का राज्य है, तो इन लोगों को वह पराजित करता है। और इन लोगों को पराजित करके कौन सी नीति अपनाता है? अच्छा, इन लोगों के साथ साथ ये तो राजतंत्र हैं, कुछ यहाँ गणराज्य भी हैं। कुछ गणराज्यों की भी बात 22वीं पंक्ति में की जा रही है। वो गणराज्य कौन कौन से हैं? योधे, मालव, मद्रक, प्रार्जुन, आभिर, शनकानिक, काक, खरपरिक, शनकानिक, काक, खरपरिक, योधे, मालव, यहाँ पे एक नाम और है अर्जुनायन, अर्जुनायन। तो 9 गणराज्यों की भी वो बात करता है, 9 गणराज्य। ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कितने गणराज्यों का उल्लेख हुआ है? तो 9 गणराज्यों का उल्लेख हुआ है, और 9 गणराज्य आपके हैं अर्जुनायन, योधे, मालव, मद्रक, प्रार्जुन, आभीर, शनकानिक, काक, खरपरिक। इसमें जो अर्जुनायन है ये आगरा क्षेत्र पर
शासन करते थे। योधयों को आप देख ही चुके हैं, ये सतलज नदी के दोनों तटों, दोनों किनारों पे थे और इस क्षेत्र को जोहियाबार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक अलग शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, जोहियाबार क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर इनका शासन था। मालव पंजाब में थे और मद्रक जो है ये रावी और ब्यास नदी के बीच में शासन करते थे। ये जो आभीरों को आप देख ही चुके हैं, आभीर की एक शाखा आपकी कहाँ थी? नासिक में थी। सातवाहनों के बाद एक शाखा नासिक से ऊपर वाले क्षेत्र में है। और ये जो प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरिक, ये चारों आपके मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। तो इनकी पहचान जो है वो, इनकी पहचान आप अर्जुनायन आगरा जयपुर क्षेत्र में है, आगरा जयपुर क्षेत्र में। योधे आपके जोहियाबार क्षेत्र। जोहियाबार क्षेत्र क्या है? जोहियाबार क्षेत्र अलग से भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। जोहियाबार क्षेत्र का मतलब है कि सतलज नदी के दोनों तटों के क्षेत्र को जोहियाबार क्षेत्र बोला जाता है। मालव ये पंजाब में है। मद्रकों का जो राज्य है ये रावी और ब्यास नदी के बीच क्षेत्र में शासन करते थे। प्रार्जुन जो हैं, प्रार्जुन, आभीर, सनकानिक, का, खरपरिक, ये सभी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। ठीक। तो 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत राज्यों या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। सीमावर्ती राज्यों में जिन राजतंत्रों का उल्लेख है, 5 राजतंत्रों का उल्लेख है। और इसी 22वीं पंक्ति में यानी इसी सीमावर्ती राज्यों की सूची में 9 गणराज्यों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में जिन गणराज्यों का उल्लेख है वो कहाँ उल्लेख है? गणराज्यों का उल्लेख जो है वो 22वीं पंक्ति में है। और प्रत्यंत राज्यों की लिस्ट में गणराज्यों का उल्लेख है, 9 गणराज्यों का उल्लेख है। 9 गणराज्य में से कुछ मध्य प्रदेश के हैं और कुछ आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब और दिल्ली वाले, आगरा जयपुर वाले क्षेत्र में है। तो इन के बाद अब इनके लिए नीति कौन सी अपनाता है? प्रत्यंत राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति है? यहाँ कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे? सर्व कर दानाज्ञा करण। यह जो नीति है यह है सर्व कर दानाज्ञा करण प्रणामागमन। सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन यानी वो सभी करों को देते थे और समय समय पर राजधानी में सम्राट को प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते थे। तो यहाँ प्रत्यंत राज्यों के संदर्भ में जो नीति अपनाई गई वो है कि वो सभी करों को देते हैं और समय समय पर राजधानी में सम्राट को प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक। अब फिर 23वीं 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों की बात है, विदेशी राष्ट्रों की बात है, विदेशी शक्तियों की बात है। 23वीं 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का उल्लेख है। अब विदेशी शक्तियों में किन किन शक्तियों का उल्लेख है? इसमें कुषाण नाम से नहीं है, शक, मोरुंड, सिंघल और इसके आगे लिखा गया है सर्व दीपा भिषिभ, सर्व दीपा व शिव, सर्व दीपा व शिव। कुषाण, इनका उल्लेख कुषाण नाम से नहीं है, इनका उल्लेख जो है वह है देवपुत्र शाहानुशाही, देवपुत्र शाही शाहानुशाही के रूप में इनका उल्लेख है। शकों का उल्लेख शकों के संदर्भ में है, मुरुंडों का उल्लेख मुरंडों के नाम से है और सिंघल का मतलब है श्रीलंका, सिंघल का मतलब है श्रीलंका। और सर्व इसके साथ कहा जा रहा है कि और अन्य द्वीप
यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो हैं, जो द्वीपीय देश हैं, हो सकता है उसकी यहाँ बात की जा रही हो, क्योंकि श्रीलंका के बाद भी अन्य द्वीप हैं जहाँ पर इसका अधिकार है। तो सर्वद्वीपावशीव में वो सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के द्वीप आ जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ऐश्वर्यपाल कामंदका सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें जो जावा का शासक है ऐश्वर्यपाल, उसने क्या दावा किया था? उसने दावा किया था कि हम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हैं और समुद्रगुप्त के वंश से हैं। तो निश्चित रूप से वह समुद्रगुप्त हो सकता हो कि उसको पराजित न किया हो, लेकिन वह समुद्रगुप्त से प्रभावित है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आपके कुषाण कहाँ हैं? कुषाणों का जो शासक है समुद्रगुप्त के समय, इसकी बात कुषाणों में आपने देखी थी, कीदार कुषाण। कीदार कुषाण ऐसा माना जाता है कि ससनियन शासक, जो ईरान के ससनियन शासक हैं, तो ससनियन शासक शापुर प्रथम ने किसे पराजित किया था? शापुर प्रथम ने कुषाणों को पराजित किया था, और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं शापुर द्वितीय, संभवतः शापुर द्वितीय ने कीदार को पराजित किया था, और यह कीदार जो है शापुर द्वितीय का अधीनस्थ शासक था। शापुर द्वितीय का यह कौन सा शासक है? यह ससनियन शासक है, ससनियन शासक है। ससनियन कहाँ के शासक हैं? ये ईरान के शासक हैं। तो संभवतः इसने, शापुर द्वितीय ने कीदार पर आक्रमण किया था और कीदार उनकी अधीनता स्वीकार करता था। समुद्रगुप्त से सहायता पाकर कीदार ने शापुर द्वितीय से अपने को स्वतंत्र कर लिया। समुद्रगुप्त से सहायता पाकर शापुर द्वितीय ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। शक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी थे, इनको भी संभवतः समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। मुरुंड जो है, ये माना जाता है कि इस समय कनौज वाले क्षेत्र पर शासक थे, तो यहाँ भी इन लोगों को भी यह पराजित किया था। प्राचीन साहित्य में मुरुंडों का उल्लेख हुआ है, कुछ साहित्यों में पाटलिपुत्र पर इनके अधिकारों का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन यहाँ संभवतः ये कनौज वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। सिंघल ऑफ श्रीलंका का शासक मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन शासक है, और ऐसा माना जाता है कि उसने एक दूत मंडल समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और समुद्रगुप्त से यह आग्रह किया था कि जो बौद्ध वृक्ष है यानी बोध गया है, वहाँ हमें एक श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति दी जाए, और समुद्रगुप्त ने यह अनुमति उसे प्रदान कर दी थी। ठीक, तो मेघवर्ण श्रीलंकाई सिंघल का शासक था समुद्रगुप्त के समय, इसके साथ इसके मैत्री संबंध थे। सर्वद्वीपावशीव में हम लोगों ने देखा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात है। अब इनके साथ वह किस तरह की नीति अपनाता है, इन दोनों की बात छोड़ दें, श्रीलंका, सिंघल और सर्वद्वीपावशीव की भी, तो इन लोगों के साथ जिस नीति की, क्योंकि वो जिस नीति की बात की जा रही है वो ये शासक ये नीति नहीं मानेंगे व्यवहारिक रूप से। जो नीति अपनाता है यहाँ, यह नीति अपनाता है कि ये जो विदेशी शासक हैं वो राजधानी में आते थे, किसके और कन्याओं का उपहार देते थे, साथ में जो राजाज्ञा गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा थी, गरुड़ की मोहर लगती थी, गरुड़ चिन्ह की, और जो राजाज्ञा शासनादेश होता था उस पर गरुड़ चिन्ह की मोहर लगती थी। गरुड़ जो है गुप्तों का राजकीय चिन्ह है, इससे यही से स्पष्ट होता है कि गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा प्राप्त करते थे। वो प्राप्त क्यों करते थे कि उसे ले जाकर अपने राज्य में लागू करें, चलाएं। तो यही से यह भी स्पष्ट होता है कि गुप्तों का जो राज चिन्ह, राजकीय चिन्ह है वह गरुड़ है। राजकीय चिन्ह गुप्तों का क्या है, गरुड़ है। तो इनकी नीति क्या है कि राजधानी में उपस्थित होते थे, राजधानी में कन्याओं, अपनी कन्याओं के उपहार के साथ उपस्थित होते थे, और साथ में यह जो गरुड़ मुद्रांकित
मुद्रांकित राजाज्ञा, राजाज्ञा काहे लिए प्राप्त करते थे? गरुण मुद्रांकित राजाज्ञा प्राप्त करते थे। किस लिए? अपने राज्य में चलाने के लिए, अपने राज्य में लागू करने के लिए। ठीक, तो अपने राज्य में लागू करने के लिए लोग गरुण मुद्रांकित राजाज्ञा प्राप्त करते थे, कन्याओं का उपहार देते थे। यह जो नीति है यह विदेशी शासकों के लिए है, इसकी नीति। हालांकि ये लोग नहीं मानते होंगे व्यवहारिक रूप से, ऐसा नहीं है कि ये लोग मानेंगे। इनके साथ इतना माना जा सकता है कि इनके साथ समुद्रगुप्त के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने समुद्रगुप्त की कितनी नीतियां देखी? समुद्रगुप्त की जो नीतियां देखी हम लोगों ने, वह प्रथम आर्यावर्त युद्ध। समुद्रगुप्त की नीतियां एक जगह आप समेटना चाहें, समुद्रगुप्त की नीतियां, युद्ध संबंधी नीतियां या विजय संबंधी नीतियां, तो पहला इनका आर्यावर्त युद्ध है। आर्यावर्त युद्ध, आर्यावर्त युद्ध के बाद दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध। फिर ये आर्यावर्त का कौन सा युद्ध है? प्रथम है। फिर आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। ये सारे युद्ध क्रम से ही दिए गए हैं प्रशस्ति में, जैसा कि आप पंक्तियों से देख रहे हैं। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, फिर इसके बाद सीमावर्ती, सीमावर्ती राज्यों के साथ, सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध नीति जो है इसकी है। फिर विदेशी शक्तियों की बात की गई है, विदेशी शक्तियों की बात की गई है। यहाँ ये किस पंक्ति में की गई है? 13वीं 14वीं पंक्ति में ये बातें की गई हैं। यह दक्षिणापथ वाली नीति 19वीं 20वीं पंक्ति में की गई है, और यह 21वीं पंक्ति में इसकी बात की गई है। इसकी बात 22वीं पंक्ति में की गई है, और इनकी बातें 23वीं 24वीं पंक्ति में की गई है। ठीक, यहाँ आर्यावर्त के संदर्भ में कितने शासक हैं? 3 शासकों के नाम हैं। यहाँ दक्षिणापथ के संदर्भ में 12 राज्य और 12 राजाओं और उनके राजाओं का उल्लेख है। यहाँ इसमें आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में, आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में आपने देखा 9 राजाओं का उल्लेख है, 9 राजाओं का उल्लेख है, और साथ में इसी में 8विक राज्यों का भी उल्लेख है, 8विक राज्यों का भी उल्लेख है। ठीक, 8विक राजाओं का उल्लेख है, 8विक राजाओं का भी उल्लेख है, 8विक राजाओं का भी उल्लेख है। उनके नाम नहीं दिए गए हैं। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध, सीमावर्ती युद्ध में आपने क्या देखा? 5 राजतंत्र का उल्लेख है इसमें, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, और साथ में इसी में किसका उल्लेख है? 9 गणराज्यों का उल्लेख है, 9 गणराज्यों का भी इसी में उल्लेख है। यहाँ आपने क्या देखा विदेशी शक्तियों में? यहाँ कुषाणों का देवपुत्र शाहानुशाही के रूप में उल्लेख है, यानी देवपुत्र शाहानुशाही के रूप में उल्लेख है। शकों का उल्लेख है, मुरुंडों का उल्लेख है, और सिंघल का उल्लेख है। साथ में आपके सर्व द्वीपाधीश और अन्य द्वीपों का भी उल्लेख है, अन्य द्वीपों का भी उल्लेख है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताएं। दीपांशु जी गुड इवनिंग, शुभम जी गुड इवनिंग। ठीक है यहाँ तक। तो ये समुद्रगुप्त की नीतियां हैं। समुद्रगुप्त की नीतियां, आपने कितनी नीति देखी? समुद्रगुप्त की नीति यहाँ देखी, सिर पराजित करता है। यहाँ देखा आपने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है। यहाँ आपने देखा प्रसभोधरण की नीति है। यहाँ देखा आपने कि प्रसभोधरण की नीति है, और 8विक राजाओं के साथ परिचारिकीकृत उन्हें सेवक बनाने की नीति को अपनाता है। और यहाँ आपने देखा कि ये लोग क्या करते हैं? सीमावर्ती राजा सभी प्रकार के कर देते हैं, और राजधानी में राजा को प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते हैं। और यहाँ की नीति आपने विदेशी शक्तियों के संदर्भ में क्या देखी? कि यहाँ वो राजधानी में आते हैं, सम्राट की सेवा में आते हैं, और अपनी कन्याओं को उपहार के रूप में देते हैं। साथ में यहाँ से गरुण मुद्रांकित राजाज्ञा प्राप्त करते हैं, अपने राज्य में उसे
चलाने के लिए यानी लागू करने के लिए। तो कितनी नीतियां आपको दिख रही हैं? जितनी बातें हैं उतनी नीतियां हैं। यहाँ सिर्फ पराजित करता है पहली नीति। यहाँ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है। यहाँ प्रसभोधरण की नीति है, प्रसभोधरण की नीति है। यहाँ क्या करता है कि यहाँ वो सभी प्रकार के कर लेता है और प्रणाम करने के लिए वो लोग उपस्थित होते हैं। और यहाँ की जो नीति है उसमें आपका कन्याओं का उपहार लेता है, कन्याओं का उपहार, और साथ में गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा उपलब्ध कराता है। तो गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा ले जाते हैं। यही इसी नीति में प्रसभोधरण के साथ आटविक राजाओं के साथ दूसरी नीति है। आटविक राजाओं के साथ किस प्रकार की नीति है? आटविक राजाओं के साथ जो नीति है वो है आपका सेवक बनाने की नीति। ठीक, तो नीति हो गई आपके 1 2 3 4 5 6। समुद्रगुप्त के संदर्भ में 6 नीतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक क्लियर है सब? समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के विषय में कल कुछ बातें हुई थी। राकेश दुबे जी, गुड इवनिंग। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें हुई थी। इनकी उपाधियों के विषय में बातें हुई थी। इनकी उपाधियों को ध्यान रखिएगा। इनकी जो उपाधियां हैं आपने देखा, धरणीबंध इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य धरणीबंध है। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आप जाएंगे तो उनका उद्देश्य भी इसी के समानांतर है, लेकिन उसके लिए दूसरी शब्दावली प्रयोग की जाएगी। कीर्तस्तन पृथ्वी विजय, संपूर्ण पृथ्वी की विजय करना। और इनका क्या है? पृथ्वी को बांध लेना। तो धरणीबंध इनका उद्देश्य है। इनके सिक्कों पर विभिन्न उपाधियां इनकी दी गई हैं। इस प्रशस्ति में भी इनकी ढेरों उपाधियां दी गई हैं, जिसमें आपके व्याघ्र पराक्रम इनकी उपाधि है, अप्रतिरथ इनकी उपाधि है, कविराज इनकी उपाधि है, अश्वमेघ पराक्रमः, अश्वमेघ जो प्रकार का इनका सिक्का है उस पर इनकी उपाधि अश्वमेघ पराक्रमः लिखी हुई है। तो ये इनकी उपाधियां हैं। उपाधियों की बात कल हुई थी। ठीक, अब इनके सिक्कों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिक्कों की बात आर्थिक स्थिति में सभी के सिक्कों को एक साथ रखा जाएगा। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो बातें कही गई हैं उनको आप एक जगह नोट कर लें, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि ये बात कहाँ कही गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति में इनके विषय में जो बातें कही गई हैं वो क्या कही गई हैं कि इन्हें कविराज बोला गया है। कविराज बोलने के साथ साथ क्या बोला गया है कि ये इन्होंने विभिन्न काव्यों की रचना की है, विभिन्न काव्यों की रचना की है। और ये काव्य क्या करते हैं? ये रचना की है इन्होंने, और ये काव्य विद्वानों के जीविका के स्रोत हैं। विद्वानों के जीविका के स्रोत हैं ये। ठीक, इसी में कहा गया है कि इन्होंने क्या किया? लक्ष्मी और सरस्वती का जो शाश्वत विरोध चल रहा था इनको आपस में जोड़ दिया। लक्ष्मी और सरस्वती का जो शाश्वत विरोध था वह इनके समय समाप्त हो गया। इसी में कहा गया है कि ये लौकिक कार्यों को करते समय ही क्या हैं? मनुष्य हैं। अन्यथा क्या है? अन्यथा देवता हैं। तो दैवीय उत्पत्ति यहाँ भी आपको दिख रही है। मौर्य अपनी जो राजस्व उनकी जो नीति है, राजस्व कहते हैं राजत्व नीति, राजत्व नीति मौर्यों की जो है उसमें वो अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास कर रहे हैं। इन्हें पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता माना गया है। इसी में कहा गया है कि इसने अपने बाहुबल से प्रताप अर्जित किया था। ठीक, इसी में कहा गया है क्या
कोनुसाध्य, कोनुसाध्य, कोनुसाध्यस्य न स्याद गुणमति, न स्याद गुणमति, यानी संसार में ऐसा कौन सा गुण है जो इसमें नहीं है। ठीक। एरण अभिलेख इनका है मध्य प्रदेश। एरण अभिलेख में इनके जो पत्नी हैं, इनकी जो राजमहिषी हैं दत्त देवी, इनका उल्लेख इसी एरण अभिलेख में हुआ है। इनकी राजमहिषी जो हैं वो दत्त देवी हैं। दत्त देवी का चित्र इनके अश्वमेघ प्रकार के सिक्के पर बना हुआ है। तो दत्त देवी इनकी राजमहिषी हैं और इसी अभिलेख में कहा गया है कि इसके अनेक बंधु बांधव थे, अनेक पुत्र बंधु बांधव थे, यानी इसके अनेक पुत्र भी थे। यह बात एरण अभिलेख में कही गई है। इसी एरण अभिलेख में क्या कहा गया था, कल भी ये बात हुई थी कि यह प्रसन्न होने पर क्या है, प्रसन्न होने पर कुबेर है, प्रसन्न होने पर क्या है, कुबेर है, और रुष्ट होने पर क्या है, रुष्ट होने पर यह यमराज है। ठीक। इसी लेख में कहा गया है कि यह क्या है, पृथु और रघु जैसे प्राचीन शासकों से भी बढ़कर दानी है। तो समुद्रगुप्त के विषय में ये सारी बातें हैं। कुछ कथन अगर छूटते हैं, मान लीजिए कोई कथन अगर यहाँ मिस होता है, तो आपको जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वो सारे कथन आ जाएंगे। ठीक। वैसे छूटना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी हो सकता है। तो अब दूसरा जो शासक है, इनके उत्तराधिकारी कौन है, इस बात को लेकर हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा। इसी प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है इसको, इसी प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र बोला गया है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र का क्या मतलब है, लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र किसे कहा जाता है, दौहित्र जो कहा जाता है पुत्री के पुत्र को। तो ये लिच्छवियों के जो राजकुमारी हैं कुमार देवी, उनके पुत्र हैं, तो इसलिए इन्हें कहा गया है लिच्छवी दौहित्र। यानी समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम के तो पुत्र हैं ही, उनकी किस पत्नी के पुत्र हैं, कुमार देवी के पुत्र हैं। तो लिच्छवी दौहित्र हैं, कुमार देवी की कोई अकेली संतान है। तो ऐसे में वैशाली लिच्छवियों के राज्य के भी उत्तराधिकारी हैं। जब वहाँ इनका कोई मामा नहीं है तो उस राज्य के भी ये उत्तराधिकारी हो जाते हैं। अब इनके जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं, एक नाम रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो गई है। अब रामगुप्त के विषय में कोई संदेह नहीं है, समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बना था वो रामगुप्त बना था। ठीक। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय के विषय में भी कुछ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के तत्पदानुध्यात, तत्पदानुध्यात जो शब्द यूज किया जाता है, तो उसे कुछ लोग कहते हैं कि इसे समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। लेकिन यह शब्द आगे चलकर सामंतों के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि उसकी सेवा में उपस्थित होना। तो तत्पदानुध्यात कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित थे, उसका आदर करते थे, उसके सेवक की तरह से एक तरह से व्यवहार करते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उत्तराधिकारी चुने गए थे। उत्तराधिकारी जो हैं वो रामगुप्त हैं। इनकी ऐतिहासिकता, सबसे पहले इनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने का प्रयास राखौल दास बनर्जी द्वारा 1924 में बनारस में दिए गए एक व्याख्यान में किया गया। पहली बार उन्होंने ही रामगुप्त को समुद्रगुप्त के बाद के क्रम में रखा, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को रखा। इसके संदर्भ में जो प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण भी हैं, पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। साहित्यिक प्रमाण में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम,
जो ग्रंथ है वो है। तो विशाख दत्त का, विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, इसमें यह कहानी बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कुमार रामगुप्त जो था यह एक बार शकों पर आक्रमण किया और जो शकाधिपति था यानी शकों का जो राजा था उसने इसको पराजित कर दिया और एक शर्त रखी मुक्त करने के लिए कि अपनी पत्नी को हमारे समक्ष उपहार के रूप में प्रस्तुत करो। समुद्रगुप्त के संदर्भ में आपने देखा है विदेशी शक्तियों के संदर्भ में उनकी जो नीति है वो कन्याओं का उपहार ले रहे हैं। संभवतः इसी का बदला शकों ने लिया होगा रामगुप्त से। तो रामगुप्त मजबूर हैं, वो तैयार हो गए। इनकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी, उनको भेजने के लिए रामगुप्त तैयार हो गए। तभी चंद्रगुप्त, इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को ये बात पता लगी। चंद्रगुप्त ने कहा कि ऐसा है कि ध्रुव स्वामिनी की जगह मुझे स्त्री वेश में शकपति के शिविर में जाने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति मिल गई और चंद्रगुप्त स्त्री वेश में वहाँ गए और शकाधिपति जो था उसकी उन्होंने हत्या कर दी। तो उसकी हत्या करके फिर शकों से जो युद्ध हुआ तो शकों को पराजित किया। इसीलिए ये शकारी भी बोले जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय शकारी भी बोले जाते हैं शकों का उन्मूलन करने के कारण। तो यह कहानी है। इस कहानी को विभिन्न ग्रंथों में, अन्य साहित्य भी हैं जिनमें इसकी चर्चा की गई है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसकी चर्चा की है और आपके जो अन्य ग्रंथ में राजशेखर की काव्य मीमांसा है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। हर्षवर्धन ने भी इसकी चर्चा की है और साथ में एक मुजमल उत त्वारिक हसन अली की एक पुस्तक है 11वीं शताब्दी की, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, जिसमें आपका जो रामगुप्त हैं उन्हें रवाल के नाम से संबोधित किया गया है। तो नाम बदल बदल के इन साहित्यों में इस कहानी की चर्चा की गई है। यानी यह जो कहानी थी, यह जो घटना थी, यह बहुत समय तक लोगों की स्मृति में बनी रही, ऐसा माना जाता है। इस जो देवी चंद्रगुप्तम की जो कहानी है, इस तरफ लोगों का ध्यान दिलाने का सबसे पहला, इतिहासकारों का ध्यान दिलाने का सबसे पहला काम लेवी ने किया था और रामगुप्त की ऐतिहासिकता को रखने का कार्य सबसे पहले राखौल दास बनर्जी ने किया था। राखौल दास बनर्जी ने किया था 1924 में बनारस में एक व्याख्यान माला के तहत। इनके संदर्भ में जो पुरातात्विक प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण राष्ट्रकूटों के कुछ अभिलेख हैं। संजन, काम्बले, संगली, 3 अभिलेख राष्ट्रकूटों के हैं जिनमें इस कहानी का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। संजन, काम्बले और सांगली, काम्बे और सांगली, काम्बे और सांगली, ये 3 अभिलेखों में इनका जिक्र किया गया है। संजन अभिलेख में ये कहा गया है रामगुप्त चूंकि जैन मत अनुयायी था और यह संजन अभिलेख जो है अमोघ वर्ष का है, अमोघ वर्ष भी जैन मत अनुयायी है, इसलिए वह इसकी चर्चा करता है और राम चंद्रगुप्त को यहाँ नीचा दिखाने का प्रयास करता है। संजन और ये जो काम्बे और संगली के जो लेख हैं ये गोविंद चतुर्थ के हैं और इसमें ये बताया जाता है कि वो भी शाहशांक की उपाधि धारण किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, शाहशांक और विक्रमादित्य दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस संदर्भ में ये कहता है कि हम शाहशांक की उपाधि धारण किए हैं जैसे कि एक विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था, लेकिन हम सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने भाई की हत्या नहीं करते हैं और न ही अपने भाई की पत्नी के साथ विवाह करते हैं।
तो यहाँ चंद्रगुप्त जैसी ही उपाधि इसने धारण की, यह बताते हुए चंद्रगुप्त को अपने से निम्न दिखाने का प्रयास इस अभिलेख में गोविंद चतुर्थ द्वारा किया गया है। रामगुप्त के भी अपने कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। इनके भीलसा से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं जिस पर महाराजाधिराज रामगुप्त लिखा हुआ है। जैन मत अनुयायी हैं तो जैन मूर्तियां वो हैं। साथ में एरण और भीलसा से ये जो मूर्तियां मिली हैं विदिशा से मिली हैं, विदिशा से मूर्तियां मिली हैं, जैन मूर्तियां 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। और एरण तथा भीलसा से इनके तांबे के सिक्के मिले हैं। एरण और भीलसा से तांबे के सिक्के मिले हैं। इन तांबों के सिक्कों पर जो लेख है वह गुप्तकालीन लिपि में लिखे हुए हैं। गुप्त काल में जिस प्रकार के लेख जो लिपि प्रयोग की जाती थी वही लिपि यहाँ प्रयोग की गई है। एक सिक्के में रामगुप्त पूरा लिखा हुआ है, अन्य सिक्कों में राम या गुप्त या मगुप्त इस तरह के शब्दावली उन सिक्कों पर दी गई है। तो इस प्रकार इन साहित्य और इन पुरातात्विक प्रमाणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि रामगुप्त ही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसको मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग इसके विरोध में मत व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जो देवी चंद्रगुप्तम की कहानी है इस पे बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, बाद की है, इसकी पूरी इसकी मूल पांडुलिपि जो है वो मिली भी नहीं है। रामचंद्र और गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण लिखा है, उसमें इसका उदाहरण दिया है, तो इस तरह से इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, रामगुप्त को मार दिया और ध्रुव स्वामिनी के साथ यानी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। तो अपनी भाभी के साथ विवाह करना यह जो है गलत था, शास्त्रोचित नहीं था। तो ऐसा चंद्रगुप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन यह शास्त्रोचित है। नारद स्मृति में यह कहा गया है कि पत्नी पति को किन स्थितियों में छोड़ सकती है। उसमें कहा गया है कि पत्नी अगर कहीं नापत्ता हो जाए, पति अगर कहीं दूर चला जाए, ये बात कौटिल्य भी कह रहे हैं, पति पतित हो जाए, क्लीव हो जाए, समाज से बहिष्कृत हो जाए, हत्यारा हो जाए, तो इन स्थितियों में 5 स्थितियां बताते हैं। उसमें ये जो क्लीव स्थिति है, यह स्थिति क्या है, नपुंसक की स्थिति है, यानी नामर्द की स्थिति है। और रामगुप्त के व्यवहार से इसमें कहा भी गया है कि रामगुप्त का व्यवहार क्लीवचित था, क्लीव प्रकार का था, यानी इन्होंने जहां इसकी रक्षा करनी चाहिए थी ध्रुव स्वामिनी की, वहां इन्होंने रक्षा नहीं की थी। तो इस संदर्भ में इनका व्यवहार क्लीव था और ऐसे में यह शास्त्र संगत है कि वह अपने पति को छोड़ दे। तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी को अपनाया तो कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं किया, ऐसा माना जाता है, माना जा सकता है। ठीक, तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता। अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता से जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ये बनते हैं कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सबसे पहले किसने प्रमाणित करने का प्रयास किया, तो राखौल दास बनर्जी हैं। देवी चंद्रगुप्तम की जो कहानी है उस तरफ सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया, तो सिल्वा लेवी हैं। और इस संदर्भ में जिन ग्रंथों की बात की गई है, जो साहित्यिक प्रमाण हैं, वो ये हैं। साहित्यिक प्रमाण मूल तो यही है, इसी कहानी को सभी लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। उसकी कौन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, आपके अबुल हसन अली
कि मुमलत उत त्वारिक मुमलक उत त्वारिफ, मुमलक उत त्वारिफ, ये इनकी कृति है। तो इन कृतियों में विशेषकर इनका उल्लेख किया गया है। यह जो कृति है मूल रूप से नहीं मिलती है। यह जो देवी चंद्रगुप्तम है मूल रूप से इसका जो मूल पांडुलिपि है वो नहीं मिलता है। इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो नाट्य दर्पण से मिलती है। और नाट्य दर्पण को लिखा किसने? नाट्य दर्पण को रामचंद्र और गुणचंद्र ने लिखा है। तो यहाँ से ये बात पता लगती है। ठीक, यह जो युद्ध हुआ था शकों के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय का, उसका उल्लेख कहीं अलीपुर मिलता है किसी में, और का मीमांसा में ये आरीपुर मिलता है। तो अलीपुर या आरीपुर यानी पश्चिमी क्षेत्र में ही गुजरात और सिंधु के बीच में ही यह युद्ध कहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये रामगुप्त की पुरातात्विक प्रमाण आप देख ही चुके हैं। पुरातात्विक प्रमाण 3 जो किसके लेख हैं? 3 लेख आपके राष्ट्रकूटों के हैं। राष्ट्रकूटों के लेख हैं जिसमें आपका संजन, काम्बे, संगली। ये संजन लेख किसका है? अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष का लेख है। और ये दोनों लेख आपके गोविंद चतुर्थ के हैं। गोविंद चतुर्थ के हैं। इनके जो जैन मूर्तियाँ मिली हैं विदिशा से रामगुप्त के काल की 3 जैन मूर्तियाँ मिली हैं। 3 जैन मूर्तियाँ मिली हैं। इन जैन मूर्तियों की और बातें गुप्तकालीन कला में होगी। और यहीं से भिलसा और एरण, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। भिलसा और एरण से रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? आलोक सर, देखिए आप लोगों के साथ साथ आलोक सर भी उपस्थित हैं। आलोक सर का जो है वो कमेंट बीच बीच में मिलता रहता है और सुधार के लिए आवश्यक है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने रामगुप्त तक कर ली। अब जो दूसरे शासक हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, और गुप्त वंश को अगर स्वर्ण काल की जो संज्ञा दी जाती है, उस स्वर्ण काल के पूरा तरह से कहा जाए तो ये अधिकारी हैं, क्योंकि इनके काल में युद्ध, वैदेशिक संबंध और साहित्यिक कलात्मक उत्थान सभी कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए इस काल को कालिदास कहते हैं कि पृथ्वी जिस तरह से चांदनी रात बिना चंद्रमा के चांदनी वाली नहीं कही जाती है, वैसे ही इनके बगैर पृथ्वी राजवंती नहीं बोली जाएगी, यानी पृथ्वी राजा वाली नहीं बोली जाएगी। तो ऐसे शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, धन्यवाद।